अनीता हर समय अपनी बहू से लड़ती रहती। तो एक दिन विनोद पत्नी को लेकर किराए पर रहने चला गया। तो अगले दिन उसकी बेटी आई और अनीता से कहने लगी, माँ अब उन लोगों को घर में आने न देना। और ख़ुद पति और बच्चों के साथ आकर वहाँ रहने लगी। और धीरे धीरे उसने माँ की सारी संपत्ति बेच डाली और आखिर में घर भी बेच दिया कि अब तुम हमारे साथ आकर हमारे घर पर रहो, तुम्हारा यहाँ कौन है। और माँ को अपने साथ ले जाकर कुछ दिनों बाद उसने घर से निकाल दिया। और अनीता दर दर की ठोकरें खाने लगी। वो एक बंगले में काम मांगने के लिए गई तो उसके होश उड़कर रह गए, क्योंकि वहाँ तो पवित्रा, ये खाना इतना बेस्वाद क्यों है? न सब्जी में नमक मिर्च है और न ही रोटी नरम लग रही है। सारा दिन यही तो एक काम होता है और तुम्हें काम ही क्या करना होता है? अब खाना भी अच्छा नहीं बना सकती, अनीता देवी ज़ोर से चिल्लाई। जबकि पवित्रा सहमी हुई थोड़ी पीछे हो गई। वो बोली, माँ जी मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी पसंद के अनुसार खाना बना लूँ, मगर कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। मैं अगली बार पूरी कोशिश करूँगी कि आपको खाना पसंद आ जाए, पवित्रा ने धीरे से कहा। तो अनीता देवी ने उसे घूर कर देखा। आज जो इतना खाना बर्बाद किया है उसका क्या? अगर भगवान ने दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे ऐसे बर्बाद करो। मैं अपने पति और बेटे की मेहनत की कमाई तुम्हें ऐसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। आज आखिरी बार तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। आगे से अगर ऐसा खाना बना तो उठाकर तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी, अनीता देवी ने गुस्से से कहा और पवित्रा को जाने का इशारा किया। वो आंसू पीते हुए चुपचाप वहाँ से चली गई। ये पहली बार नहीं था कि उसे इतनी बातें सुनाई गई हों। यह तो रोज़ का ही नियम था। किसी न किसी बात पर अनीता देवी उसे अपमानित कर ही देती थी। जब से पवित्रा की शादी हुई थी, शुरू के कुछ दिन ही वो उसके साथ ठीक रहीं। उसके बाद से लेकर अब तक वो सिर्फ उनकी बातों का निशाना बन रही थी। पति अच्छा था, मगर अपनी माँ के आगे कुछ बोल नहीं पाता था। वो चाहती थी कि पति के प्यार के लिए धैर्य करे, मगर अनीता देवी के ताने दिल दुखा देते थे। इस समय भी वो अपने आंसू साफ करते हुए कपड़े धोने में व्यस्त थी। जिस काम को सास मामूली कहती थी वो बहुत मेहनत वाला काम था। इतना बड़ा घर था जो सुंदर और मार्बल वाला था, उसकी सफाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। रोज़ झाड़ू लगाना, फर्श पर कपड़ा लगाना, शीशे साफ करना और कई छोटे बड़े काम करना पड़ते थे। उसके बाद किचन के काम, कपड़ों की धुलाई, सास के अपने काम, सब उसी के ज़िम्मे थे। फिर आए दिन शादीशुदा नंद भी मायके आ जाती थी। उसकी अलग फरमाइशें होती। कभी कहती, भाभी आज ये खाना बना दो, कभी वो, और फिर मज़े ले लेकर खाते हुए भी उसके बनाए खाने में कमियां निकालती रहती। नंद अपने कपड़ों का ढेर साथ लेकर आती, जिसे पवित्रा सारा दिन लगाकर धोती, सुखाती और इस्त्री करके वापस करती। घर के काम तो किसी न किसी तरह ख़त्म हो जाते थे, मगर जो अतिरिक्त काम नंद दे जाती वो पूरा दिन ख़त्म नहीं होते। रात को थककर बिस्तर पर गिरती तो गिरते ही बेहोश हो जाती। फिर सुबह फिर एक नए मेहनत भरे दिन की शुरुआत होती। कभी कभी वो सोचती कि लोग अपनी बेटियों की शादी अमीर परिवारों में क्यों कर देते हैं, जहाँ उन्हें सुकून की सांस भी नहीं लेने दी जाती। सबको लगता है कि गरीब परिवार की बेटियाँ सिर्फ मेहनत करने के लिए बनी हैं, जैसे वो इंसान ही नहीं होती। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि सास की आवाज़ फिर से आ गई थी। वो अपनी सोचों को झटक कर एक बार फिर काम में लग गई। पवित्रा जो कम भी पढ़ी लिखी और सुंदर लगती थी पवित्रा जो कभी पढ़ी लिखी और सुंदर लगती थी, कुछ ही दिनों में उसका चेहरा मुरझा गया। चेहरे की सारी चमक खत्म हो गई। वो जो अपनी बातों से दूसरों का दिल जीत लेती थी, अब उसके होठों पर चुप्पी ने कब्जा कर लिया था। विनोद ने पवित्रा के इन बदलावों को महसूस तो किया था, मगर हमेशा उसके साथ नहीं रहता था, इसलिए उसे ज़्यादा समझ नहीं पाया था। उसे लगा शायद पवित्रा का स्वभाव ही ऐसा है। वो अपनी माँ और बहन को भी जानता था, मगर उनके सामने कुछ कह नहीं सकता था। माँ ने पिता के बाद उन दोनों को पालने के लिए बहुत बलिदान दिए थे। अब अगर वो माँ के खिलाफ कुछ कहता तो उसे दुख पहुँचता, इसलिए वो बस पवित्रा को समझाता कि माँ दिल की बुरी नहीं है, धैर्य से काम लो। पवित्रा मुस्कुराकर सर हिला देती, मगर दिल में सोचती कि दिल की अच्छाई ज़बान से दिखती है। अनीता देवी की बातों के घाव तो अब उसके दिल में उतरने लगे थे। वो अपने पति और गरीब पिता का सोचकर चुप रह जाती थी, जिसने बड़ी मुश्किल से उसका कर्तव्य पूरा किया था। अगले दिन दोपहर के समय पवित्रा कपड़े धो रही थी। सूरज की धूप तेज थी, मगर उसने काम जारी रखा हुआ था। कपड़ों के ढेर एक एक करके कम कम हो रहे थे। इतने में अनीता देवी कमरे से निकली और नज़रें पवित्रा पर जा ठहरी। कुछ देर वो खामोशी से उसे देखती रही, जैसे कोई गलती ढूंढ रही हो। फिर अचानक बोली, तुम्हें कब समझ आएगी कि कपड़े धोने का भी एक तरीका होता है? ये देखो, ये शर्ट अभी भी मैल से भरी है। लगता है अपने बाप के घर के काम चोरी की आदतें नहीं छोटी। वहाँ भी यही सुस्ती दिखाती होगी।
तभी तुम्हारे बाप ने बिना दहेज के बेटी को बस जल्दी जल्दी विदा कर दिया। पवित्रा ने हाथ से पकड़ा कपड़ा निचोड़ते हुए धीरे से कहा, माँ जी, मैंने सुबह ही ये सारे कपड़े धोए हैं, बस धूप कम होने के कारण से शायद अच्छे से साफ नहीं लग रहे। मगर अनीता देवी की आवाज़ तेज़ हो गई, बस यही बहाने बनाती रहना। मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसे गरीब घर की लड़कियाँ क्या होती हैं, काम सही से करना नहीं, बस रोने धोने में आगे रहती हैं। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में इतनी आलसी लड़की नहीं देखी। सारा दिन खाती पीती हो और फिर भी हाथ चलाकर काम नहीं होता। भगवान जाने विनोद को क्या अच्छाई नजर आई थी तुम में। पवित्रा ने नज़रें झुका ली, दिल चाहा कि कुछ कहे मगर होठ जैसे सिल गए थे। उसके आंसू गालों पर बहने लगे। अनीता देवी ने वो आंसू देखकर और ताने देना शुरू कर दिए। अब रोना शुरू कर दिया तुमने। अब पति के सामने जाकर अपने ऊपर हुए अत्याचारों की कहानी सुनाना, जैसे मैं बहुत जालिम हूँ। याद रखना, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालूँ। मेरे घर में हर काम मेरे तरीके से होगा। ये सुनते ही पवित्रा ने चुपचाप कपड़ों की टोकरी उठाई और फिर से धोने बैठ गई। दिल भर आया था। वो सोच रही थी कि काश कभी उसके मुंह से निकला हुआ एक शब्द भी अनीता देवी को समझ आता, मगर वो तो जैसे ताने देने में ही खुश रहती थी। शाम तक पवित्रा ने सारे कपड़े धो लिए, मगर तब भी सुकून नहीं मिला। रात का समय हुआ तो विनोद घर आया। थका हुआ था, मगर उसने पवित्रा को देखा तो समझ गया कि आज फिर कुछ हुआ है। वो चुपचाप खाने के टेबल पर बैठ गया। अनीता देवी ने खाना लगाते हुए कहा, बेटा, आज तुम्हारी पत्नी ने तो कमाल कर दिया। मैंने इतने गंदे धुलाई किए हुए कपड़े कभी नहीं देखे। फिर पवित्रा की ओर देखकर कहने लगी, लगता है तुमने अपने बाप के घर में कभी साबुन नहीं देखा होगा। पवित्रा वहीं खड़ी थी, उसने नज़रें नीचे कर रखी थी। विनोद ने खामोशी से माँ की बात सुनी, मगर आज उसे पवित्रा की बेबसी पर तरस आ गया था। विनोद ने धीरे से कहा, माँ, शायद धूप कम थी या समय कम था। इतने ज़्यादा कपड़े अकेले धोना आसान नहीं होता। आप गुस्से न करें, वो काम सही से करने लगेगी और वो कपड़े तो साफ ही धोती है, मैंने खुद भी देखे हैं। अनीता देवी चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। तुम उसके पक्ष में बोल रहे हो विनोद? क्या तुम भूल गए कि ये लड़की मेरे घर में बहू बनकर आई थी और मैंने इसे बेटी समझ कर रखा है, और ये है उसका बदला? तुम माँ के बदले उसे सच्चा मान रहे हो? विनोद ने सर झुकाकर धीरे से कहा, माँ, अगर आपने इसे बेटी समझा होता तो यूँ रोज़ रोज़ बातें ना सुनाती। वो सुबह से शाम तक काम करती है, थक जाती है। कभी गलती हो भी जाए तो इतनी कठोरता से कहना ज़रूरी तो नहीं। आपका गुस्सा उसके दिल को तोड़ देता है। ये सुनते ही अनीता देवी जैसे भड़क उठी। माँ के सामने ज़बान चलाते हो तुम भी इसी के गुलाम बन गए हो। मैं जानती थी एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि तुम पत्नी के कहने पर अपनी माँ को गलत कहोगे। विनोद ने थोड़ा कठोर स्वर अपनाते हुए कहा, माँ, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं सिर्फ न्याय की बात कर रहा हूँ। पवित्रा को भी इंसान समझे, वो भी थक जाती है। अनीता देवी ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। तुम दोनों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके तुम्हें पाला और आज तुम मुझे सुना रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। मुझे ऐसे बेटे की ज़रूरत नहीं जो अपनी पत्नी के कहने में आ जाए। ना ऐसी बहू चाहिए जो दिन रात मेरी आंखों में चुभती रहे। पवित्रा काँप गई, वो कुछ बोल नहीं पाई। विनोद ने माँ की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, माँ, अगर तुम्हें हमसे इतनी ही तकलीफ है तो हम चले जाते हैं। ये कहकर वो उठा और कमरे में चला गया। पवित्रा भी उसके पीछे पीछे चली गई। उसने जल्दी जल्दी कपड़े समेटे, दिल भारी था मगर वो कुछ न कह सकी। कुछ देर बाद दोनों घर की चौखट से बाहर निकल गए। अनीता देवी की नज़रें उन्हीं पर थीं, मगर उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। पवित्रा ने पीछे मुड़कर आखिरी बार इस घर को देखा जहाँ वो ब्याह कर आई थी। वो दरवाज़ा अब उसके लिए बंद हो गया था। विनोद खामोशी से सड़क पर चल रहा था। पवित्रा उसके साथ थी। कम से कम अब रोज़ रोज़ के अपमान से तो छुट्टी मिल गई थी। कुछ दूर जाकर विनोद ने एक छोटे से किराए के घर के सामने रुककर कहा, फिलहाल हमें यही ठिकाना मिलेगा। पवित्रा ने सर हिलाया। उसके लिए घर छोटा या बड़ा नहीं, बल्कि उसमें प्यार होना ज़रूरी था। रात देर तक दोनों ने सामान सेट किया। थकान के बाद भी पवित्रा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। विनोद ने उसे देखकर कहा, मुझे दुख है कि तुम्हें मेरी माँ की बातें सहन करना पड़ी। मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि वो तुम्हें किस तरह डांटती हैं, मगर आज हद हो गई। पवित्रा ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं विनोद, माँ है, उनका गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, मगर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शब्दों से लगते हैं और उनका इलाज कठिन होता है। विनोद ने गहरी सांस ली। तुम चिंता ना करो, अब हम अपना अलग घर बसाएंगे। छोटा सही मगर प्यार भरा घर होगा। मैं थोड़े पैसे जमा कर लूँगा तो अच्छी जगह घर ले लेंगे। पवित्रा के दिल में पहली बार उम्मीद ने सर उठाया। उसे लगा जैसे बरसों बाद जिंदगी ने थोड़ा सा सुकून दिया हो।
सुबह सूरज की रोशनी जब छोटी सी खिड़की से अंदर आई तो पवित्रा ने पहली बार महसूस किया कि किसी की डांट के बगैर दिन की शुरुआत हो रही है। उसने चाय बनाई और विनोद के सामने रखी। वह मुस्कुराकर बोला, आज की चाय में पहली बार खुशबू है। पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। अभी बहुत सी कठिनाइयाँ बाकी थीं, किराया, घर का खर्च और भी कई खर्चे थे, मगर इन सब के बीच एक चीज़ थी जो दोनों के दिलों में एक जैसी थी। वो थी सुकून की इच्छा। वो जानते थे कि इज्जत के साथ गुजारा करना अमीर होने से अच्छा है। पवित्रा ने सोचा कि अब वो खुद को कमज़ोर नहीं होने देगी। वो विनोद के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेगी, जहाँ न ताने होंगे न अपमान। जब विनोद और पवित्रा घर छोड़कर चले गए तो अनीता देवी कुछ दिनों तक अंदर ही अंदर टूटती रहीं। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। पहले विनोद की आवाज़ सुनाई देती थी, पवित्रा घर में काम करती, चलती फिरती दिखाई देती थी, मगर अब सिर्फ सन्नाटा था। पहले तो अनीता देवी को लगा कि वो दोनों ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह पाएंगे और वापस आ जाएंगे, मगर दिन हफ्तों में बदल गए और किसी ने पलटकर खबर तक न ली। वो सुबह चाय बनाकर अकेले बैठकर पीती रहती और अक्सर पवित्रा को याद करके दिल में सोचती कि उसके जाने से घर कैसे जैसे खाली हो गया है। फिर फौरन दिमाग को झटक देती और खुद से कहती कि जो मुझे छोड़कर चला गया है, अब मैं उसे क्यों याद करूं। कुछ दिन बाद उनकी बेटी कनिका अपने बच्चों और पति के साथ आ गई। उसने आते ही कहा कि माँ, आप अकेली रहती हैं तो हम आपके साथ रहने आ गए हैं। अनीता देवी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उन्हें लगा जैसे अकेलापन ख़त्म हो गया हो। उन्होंने बेटी को गले से लगाया और कहा कि अब घर फिर से आबाद लगेगा। कनिका के बच्चे घर में खेलते रहते, हंसी खुशी का वातावरण बन गया। शुरू के कुछ दिनों तक तो अनीता देवी को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, मगर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। कनिका अक्सर पैसों की बात छेड़ देती। वो कहती, माँ, शहर वाला प्लॉट खाली पड़ा है, उसे बेच देते हैं, वैसे भी अब वहाँ जाने वाला कोई नहीं। अनीता देवी पहले तो रुक गई, मगर फिर बेटी के बार बार कहने पर हाँ कर दी। उनके दिल में यही विचार आया कि बेटी के काम आ जाएगा तो क्या बुरा है। कुछ दिनों बाद वो प्लाट बिक गया। कनिका ने कहा कि माँ, आप चिंता ना करें, ये पैसे संभाल कर रखूंगी, ज़रूरत पड़ी तो यही उपयोग करेंगे। अनीता देवी ने बेटी पर विश्वास कर लिया। समय गुजरता गया। कुछ महीनों बाद कनिका ने फिर कहा कि माँ, वो मार्केट की दुकानें वैसे ही बंद पड़ी रहती हैं, उनकी देखभाल भी कोई नहीं करता, उन्हें बेच देते हैं। अनीता देवी ने एक पल को सोचा कि कहीं यही तो उनके पति की मेहनत का फल था, मगर बेटी की बातों में आकर उन्होंने वो भी बेच दी। कनिका का पति इन सब लेन देन में आगे रहता। वो हर समय हर चीज़ अपने नाम करवाते और कहते कि माँ की सुविधा के लिए कर रहे हैं। अनीता देवी को समझे बिना बस सर हिला देती। अब वो घर जिसमें वो रहती थी वही उनका आखिरी आश्रय था। वो सुबह शाम इस घर के कोने कोने को देखती और सोचती कि यही मेरी ज़िंदगी की कमाई है, यही वो जगह है जहाँ मैंने अपने बच्चों को पाला, जहाँ विनोद की पहली मुस्कुराहट देखी, पवित्रा को पहली बार काम करते देखा। मगर कनिका और उसके पति के इरादे बदल चुके थे। एक दिन वो दोनों बैठे कुछ बातें कर रहे थे। कनिका ने पति से कहा कि माँ का ये घर बहुत बड़ा है, हम इसे बेच दें तो शहर में अच्छा फ्लैट ले सकते हैं। कनिका के पति ने कहा कि तुम माँ से बात करो, वो मान जाएंगी। कनिका ने माँ से बात की तो अनीता देवी पहले तो खामोश रहीं, फिर बोली कि बेटी, ये तो मेरा घर है, यही मेरा आखिरी सहारा है। कनिका ने मुस्कुराकर कहा कि माँ, आपके लिए तो हम हैं ना, आप कहाँ अकेली रहेंगी, हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। आखिर कुछ दिन समझाने बुझाने के बाद वो घर बेचने को भी मान गई। घर बिका, पैसे कनिका के पति के हाथ में आए और अनीता देवी ने आंसू पोंछकर वो घर छोड़ दिया जिसमें उनकी ज़िंदगी के सब रंग भरे हुए थे। जब वो अपनी जमाई के घर आई तो शुरू में इज्जत से रखा गया, मगर कुछ दिन बाद हालात बदलने लगे। कनिका सुबह से अपने कामों में व्यस्त रहती, बच्चों को संभालती, शाम को अपने पति के साथ बाहर चली जाती। अनीता देवी कमरे में अकेली बैठी खिड़की से बातें करती रहती। कोई उनसे बात तक नहीं करता था। कभी कभी वो सोचती कि विनोद अगर होता तो कभी ये दिन न देखने पड़ते, मगर फिर खुद को समझाती कि वो तो चला गया, अब उसके बारे में क्या सोचना। कनिका ने अब माँ से बात करना भी कम कर दिया था। न हाल पूछती, न खाने का ख्याल रखती। अनीता देवी दिन भर खामोशी में डूबी रहती। कभी कभी चुपके से किचन में जाकर थोड़ा सा खाना खुद निकाल लेती, कभी चाय बना लेती। उनके लिए किसी के पास समय नहीं था। वही बेटी जिसके लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी की मेहनत से बनाई संपत्ति भी बेच दी थी, अब उनकी ओर देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन कनिका के पति ने साफ कह दिया कि माँ, अब आपके लिए यहाँ जगह कम पड़ रही है, आप किसी और जगह चली जाएं तो अच्छा होगा। कनिका ने एक पल को माँ की ओर देखा, मगर चुप रही।
अनीता देवी का दिल जैसे बैठ गया। वो जानती थी कि अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची। अगली सुबह उन्होंने चुपचाप अपनी कुछ चीज़ें समेटी, एक पुराना बैग उठाया और घर से निकल गईं। किसी ने रोकने की कोशिश तक नहीं की। वो सड़क पर चलती रही। सूरज सर पर था, धूप तेज थी, कदम लड़खड़ाने लगे, मगर वो रुकी नहीं। दिल में हजारों विचार थे। कभी विनोद याद आता, कभी पवित्रा, और कभी वो पुराना घर। उनके चेहरे पर समय की थकान साफ झलक रही थी। वो शहर के एक पॉश इलाके से निकल रही थी, जहाँ बड़े बड़े बंगले थे। थोड़ी देर के लिए दीवार से के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। सांसें फूल रही थीं। फिर उन्होंने एक बड़े से दरवाजे पर नजर डाली, जहाँ एक चौकीदार बैठा था। दिल में हिम्मत जमा करके आगे बढ़ी तो चौकीदार ने चौंक कर देखा। अनीता देवी ने धीमी आवाज़ में कहा कि बेटा, यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? मुझे किसी के घर में नौकरी चाहिए, सफाई करने की या खाना बनाने की, कोई भी नौकरी चलेगी। चौकीदार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, माँ जी, अंदर जाकर मेम साहब से बात कर लो, शायद वो रख ले। अनीता देवी धीरे धीरे बंगले के अंदर चली गई। उन्होंने अंदर पैर रखा तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी ऐसा समय भी दिखाएगी। सामने पवित्रा सोफे पर बैठी हुई थी। उसने बहुत सुंदर से कपड़े पहन रखे थे, गहने पहने हुई बैठी थी। नौकर चाकर आगे पीछे घूम रहे थे। पवित्रा की नज़र भी अनीता देवी पर पड़ चुकी थी। वो तुरंत उठी और उनके हाथ से बैग ले लिया। माँ जी, आप यहाँ आइए, बैठिए। उसने अनीता देवी को सोफे पर बिठाया और नौकर को ठंडा पानी लाने के लिए कहा। फिर चौकीदार से कहने लगी, जो औरत काम मांगने आई थी उसे अंदर भेज दो। अनीता देवी ने सर झुका लिया और कहने लगी, वो औरत मैं ही हूँ। पवित्रा हैरान रह गई, कहने लगी, भगवान न करे माँ जी, आप किसी के घर काम मांगती फिरें, क्या हुआ है? हमारा घर कहाँ गया? आप ऐसे अकेले क्यों घूम रही हैं? अनीता देवी ने रोते हुए सारी कहानी सुना दी थी। थोड़ी देर बाद विनोद भी आ गया था, क्योंकि पवित्रा ने उसे बुलवा लिया था। उसने माँ को गले से लगा लिया और कहने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपका सहारा नहीं बन पाया और ज़रा से गुस्से में आकर घर छोड़कर आ गया। विनोद ने अनीता देवी से माफ़ी मांगकर उनका मान बढ़ा दिया था। उन्होंने विनोद का माथा चूमकर कहा, तुम मेरे अच्छे बेटे हो, जिसने मेरे सारे बलिदानों का बदला दिया, वरना तुम्हारी बहन ने तो मेरे साथ बेटी होते हुए इतना बड़ा धोखा किया है कि मैं दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई हूँ। पवित्रा ने भी सास के पैर पकड़ ली और कहने लगी, माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ रहें, हम आपका ख्याल रखेंगे और आपको किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं अब सारे काम अच्छे से सीख गई हूँ। अनीता देवी की आंखों में एक बार फिर से पछतावे के आंसू आ गए थे। विनोद ने बैंक में कुछ रुपए जमा कर रखे थे, जिससे उसने बिजनेस शुरू किया था। वो स्क्रैप का काम करने लगा था और कुछ दिनों में ही उसके काम में इतनी उन्नति हुई थी कि आज वो काफ़ी अमीर हो गया। उसे स्क्रैप के काम में कुछ पुरानी और एंटीक चीज़ें मिली थीं जो लाखों में बिकी थीं। वो कुछ दिनों में ही अमीर हो गया था। ये सब पवित्रा के साथ आने के बाद हुआ था। अब तो पवित्रा और माँ दोनों ओर से दुआएं ही दुआएं मिल रही थीं, तो उसकी ज़िंदगी और भी संवरने वाली थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।